नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि आपका 2, 3 और 4 जुलाई को संभावित तिथि इसकी है, परीक्षा कैलेंडर चयन आयोग ने जारी कर दिया है। लेकिन अभी हमने संभावित इसलिए बोला है क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन यानी होली के जस्ट बाद नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। अगर नोटिफिकेशन मार्च में नहीं आता है तो संभवतः ये तिथि जो है वो आगे बढ़ के अक्टूबर में जाएगी ही जाएगी। लेकिन अभी चर्चाएं कुछ चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अक्टूबर में होगी परीक्षा, इस समय नहीं होगी। लेकिन वहीं आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल 2, 3 और 4 जुलाई ही मान के तैयारी करते रहें। तो देखिए, हम आपको बता भी चुके हैं पहले की वीडियो में कि आपको परीक्षा पहली बार में कैसे पास करनी है। हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और संस्कृत। मेन सब्जेक्ट हमारे यही हैं। हिंदी और संस्कृत की आपकी हम तैयारी कराएंगे, साथ ही साथ हमारे अन्य अध्यापक जो हैं वो आपके अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराएंगे। तो हिंदी और संस्कृत का देखिए, हम आज पाठ्यक्रम आपको सबके सामने लेके आए हैं कि क्या क्या आएगा, कितना कॉमन है, कितना आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। यानी हिंदी तैयार करेंगे तो संस्कृत का हो जाएगा, संस्कृत तैयार करेंगे तो हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि आप जिस उद्देश्य से सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, लगभग वो उद्देश्य आपका पूरा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आनी। सुपर टेट का सिलेबस जारी जरूर किया था आयोग ने, लेकिन वो आयोग ने क्यों किया था? क्योंकि एक बार इससे पहले विधानसभा में पूछे गए क्वेश्चन पर सरकार ने जवाब दिया था कि भर्ती आएगी। ठीक है, अभी करंट में ही फरवरी या शायद जनवरी लास्ट में, फरवरी में ही, अभी फरवरी में जब इसका एक विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षक भर्ती आएगी, कितने पद खाली है, तो 49,000 के करीब उन्होंने पद खाली होना स्वीकार किए हैं। शिक्षक भर्ती आएगी तो उन्होंने कहा इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मित्र शिक्षक उपलब्ध हैं। यानी शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में काउंट कर लिया गया है। वो इसलिए किया गया है कि अनुपात बराबर हो गया है। काउंट करने के बाद अनुपात बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए शिक्षक भर्ती आने की संभावना ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्रश्न ही नहीं उठता तो संभावना नहीं है। तो फिलहाल टेट करके आप रखिए। जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, पिछली 4 साल से लगभग टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो उसके लिए वो उत्साहित है कि टेट हमें देने को मिले। सुपर टेट जब भी आएगा, जरूरी नहीं कि अगला टेट निकलने के बाद ही सुपर टेट आए। हो सकता है सरकार की कोई मंशा बदले, या सरकार को कुछ बेरोजगारों के बारे में कुछ लगे कि हाँ वाकई में शिक्षक भर्ती देना चाहिए, और दे भी सकते हैं। तो अभी से ये आप मान के ना चले कि बिल्कुल भर्ती नहीं आएगी। आ भी सकती है, लेकिन संभावना ना आने की ज्यादा है। फिलहाल आप टेट की तैयारी करते रहिए। तो उत्तर प्रदेश टेट में आपका हिंदी और संस्कृत 2 का हमने पाठ्यक्रम आपके सामने लिखा है। हिंदी में क्या क्या आएगा, संस्कृत में क्या क्या आएगा। बहुत सरल सा सिलेबस है, बहुत कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है अपठित अनुच्छेद। दोनों की आज हम तुलना करेंगे। अपठित अनुच्छेद, तो ये अपठित अनुच्छेद जो है वो आपका इसमें भी आएगा और अपठित अनुच्छेद इसमें भी आएगा। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। एक छोटा सा अनुच्छेद दिया होगा, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से पूछेंगे, संस्कृत से और हिंदी से। ठीक है, तो हिंदी वाला तो आप छाट ही लेंगे। संस्कृत वाला जो है वो भी हम आपको आगे जब भी तैयारी आपकी कराएंगे, कैसे उसमें से छांटना है वो हम सब बता देंगे, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला। अब जो हिंदी वर्णमाला है वही आपकी संस्कृत की वर्णमाला भी है, संस्कृत वर्णमाला अलग नहीं है। तो संस्कृत में देखिए आपका ये आपका लिखा होगा हमने कहीं माहेश्वर सूत्र, ये है। तो माहेश्वर सूत्र, इसमें स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो जो माहेश्वर सूत्र है वो संस्कृत की पूरी वर्णमाला है। इसे आप तैयार करेंगे, आपकी ये भी हिंदी की भी वर्णमाला तैयार हो जाएगी। हिंदी में कुछ वर्ण बढ़े हुए हैं, उसमें कम है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला इसकी और उसकी लगभग सेम है, इसमें कुछ ज्यादा है, उसमें कुछ कम है। लेकिन अब जैसे उच्चारण स्थान पूछे गए तो आप यहां से तैयार करेंगे, ये आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्णों का अंतर वगैरह पूछा जाता है, वो भी आपका यहाँ तैयार हो जाएगा।
ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। ठीक है, बहुत सरल सा टॉपिक है ये। वर्णों के मेल से बना, जैसे का है, का खाली लिख दें तो अमात्रिक हो गया, और का पे अगर आखा डंडा लगा दें तो उसमें मात्रा लग गई। तो बस ऐसे ही ये हल्की सी पहचान आती है कि इसमें कौन सी मात्रा है, इस तरह से। हालांकि इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है, एक आध पूछ ले तो पूछ ले, क्योंकि बहुत सरल टॉपिक पड़ जाता है ये, इसलिए इससे क्वेश्चन देने के चांस कम रहते हैं, लेकिन सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद देखिए वाक्य रचना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। वाक्य रचना आपकी, वाक्यों की रचना कैसे करनी है, वाक्य को कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा एक टॉपिक है। आखिर वाक्य की रचना, जैसे मान लिया वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, ये सब चीजें। जैसे अगर आप किसी से अगर कह दें कि वह आग से सींचता है, तो आग का कार्य योग्यता नहीं है सींचने की, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। जल का कार्य सिंचन करने का, तो जल से सींचता है तो वो तो सही है, आग से सींचता है तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि किताबों में या कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि शब्दों 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में वो योग्यता भी होनी चाहिए। अब शब्दों का मेल तो आग से सींचता है, इसमें भी है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं है आग सींचने की, इसलिए वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये वाक्य रचना वगैरह हो जाती है। ठीक है, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, एक आध क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है कि जानकारी। ठीक है, जैसे आपका देखो तीनों सा हैं, इनमें पारस्परिक क्या अंतर है, शब्दों के माध्यम से पूछा था। बा वा, ढा ढा, ठीक है, ढा और ढा, अंगा, ठीक है, छा छा, ना ना। तो ये देखो इन 3 का अंतर आएगा, इन 3 का अंतर, इन 2 का अंतर आएगा, और इन 3 का अंतर आएगा, इन 2 का अंतर आएगा, इन 2 का अंतर आएगा। तो इनमें परस्पर अंतर, कहां पर ईश्वर शा का प्रयोग करेंगे, कहां पर यवारी शा का प्रयोग करेंगे, कहां अणा का प्रयोग करेंगे, कहां ना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, ये हिंदी में आएंगी, संस्कृत में नहीं आएंगी। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, सभी ध्वनियों का मतलब वर्णों, अनुस्वार। अब ध्वनियां वही हैं, आ से लेकर के आ तक की सब ध्वनियां ही हैं, वर्ण भी हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। ठीक है, ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी जितनी ध्वनियां हैं उनमें अंतर आपको देखना है, वर्णों में अंतर देखना है, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु, इनमें क्या अंतर है, ये सब कुछ। सभी प्रकार की मात्राएं, ठीक है, मात्राएं तो आपको पता ही है, ई की मात्रा कैसे लगती, बड़ी की मात्रा कैसे लगती, इन सब मात्राओं में अंतर वगैरह पूछा जाता है। तो वो भी आपका टॉपिक, देखिए बहुत सरल सरल टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ब्राह्म चिन्ह, अर्ध ब्राह्म, अल्प ब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, ठीक है, ये सब ब्राह्म चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग करने चाहिए, कब करने चाहिए। जब इन पर हम देखिए टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपके समझ में भी एक ही बार में आएगा। अगर क्लास आप लेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो ब्राह्म चिन्ह क्लास आपको संभवतः मार्च से के 2nd वीक से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, विलोम शब्द, इसके अलावा देखिए विलोम शब्द, समानार्थी, विलोम उल्टे, समानार्थी समान अर्थ वाले, तुकांत, तुक जिसका अंत में एक, जैसे कर, मर, चर, तुकांत हो गए। अतुकांत का, अतुकांत, काला कल, का तकत, ये अतुकांत टाइप के शब्द हो गए। ठीक है, तो ये शब्द पूछे जाएंगे। समान ध्वनियों वाले पूछे जाएंगे। ठीक है, ये समान ध्वनियों वाले शब्द भी पूछे जाएंगे, तो इन जिनकी ध्वनि समान होती है अर्थ अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा, इसके भेद, सर्वनाम की परिभाषा भेद, क्रिया की परिभाषा भेद, विशेषण की परिभाषा और इसके भेद, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन, 2 ही वचन है हिंदी में। अब वचन वहां भी आएगा, लेकिन वहां वचन आपके कितने हैं, 3 हैं। लिंग, लिंग यहाँ 2 हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वहां 3 लिंग है, नपुंसक लिंग भी है उसमें। ठीक है, काल, काल तो यहाँ भी 3 है, वहां भी 3 है। भूत, भविष्य, वर्तमान। ठीक है, कारक आपके संस्कृत में कारक 6 होते हैं, उसमें 8 कारक होते हैं। तो ये जो है कारकों की संख्या अलग है, लेकिन कारक वही है, जहां जो वहां रहेंगे वही यहाँ रहेंगे। उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग भी जो संस्कृत में है वही हिंदी में है। संस्कृत वाली सारी उपसर्गें हिंदी में है, लेकिन हिंदी में कुछ एक्स्ट्रा उपसर्ग भी ले ली गई हैं, विदेशी उपसर्ग भी ले ली गई हैं, उर्दू की, फारसी की, अरबी की उपसर्ग ले ली गई। प्रत्यय संस्कृत वाले ही हैं, लेकिन इनका जो संस्कृत में रूप दूसरा रहता है, इनमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। तत्सम, तद्भव शब्द, तत्सम संस्कृत से जो उठ के सीधे सीधे आ गए, तद्भव जो उनसे उत्पन्न हुए,
वो शब्द, ठीक है, इनके बारे में पूछते हैं। तत्सम तद्भव, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें देशज विदेशज भी शब्द पूछ लेते हैं, ठीक है, वो भी थोड़े से ध्यान देने योग्य बातें हैं। मुहावरा एवं लोकोक्तियां भी पूछते हैं। अब इसके अलावा देखिए संधि, अब देखिए टॉपिक संधि आपकी यहां भी है और संधि आपकी यहां भी है। अगर आपने यहां से संधि तैयार कर ली तो यहां तैयार करने की आवश्यकता नहीं। स्वर, विसर्ग और व्यंजन, तीन ही प्रकार की संधियां हैं। अगर यहां तैयार कर ली, यहां आवश्यकता नहीं है। समास जो है आपने अगर यहां तैयार कर लिए तो यहां तैयार करने की आवश्यकता नहीं, बस शब्दों में अंतर हो जाता है, लेकिन बाकी परिभाषाएं वगैरह हैं वो सब क्लियर ही रहती है। शब्द भी बहुत से समान रहते हैं, लेकिन कुछ शब्द यहाँ अलग हो जाते हैं हिंदी के, तो उनमें बस थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी लगभग 70-80% शब्द जो है सेम होते हैं, 30% शब्द इधर अलग से आ जाते हैं। वाच्य परिवर्तन, अब देखिए यहां भी वाच्य परिवर्तन है और यहां भी वाच्य परिवर्तन है। तो वाच्य परिवर्तन जो है वो आपका यहां अलग है, वहां थोड़ा सा अलग है, लेकिन परिभाषाएं वही हैं। आप देखिए यहां संस्कृत में वाक्य लिखा होगा, यहां हिंदी में, इतना अंतर होगा, बाकी सेम है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य वहां भी है, यहां भी यही तीनों वाच्य हैं, ठीक है। कर्तृ में कर्ता की प्रधानता, कर्म में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, लेकिन वही है, यहाँ वाक्य हिंदी में लिखा होगा, वहां संस्कृत में होगा। अलंकार आपके यहाँ हैं, ठीक है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं ये भी पूछी जाएंगी, हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब देखिए एक टॉपिक इसमें इस बार छुटा हुआ है सिलेबस में, वो है रस। अभी तक रस से क्वेश्चन आता रहा है, इस बार रस नहीं दिया तो हो सकता ना आए, लेकिन फिर भी उसे निग्लेक्ट नहीं करना। अगर आ गया तो देखिए इसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, देखा जाए तो उस पर आप कोर्ट में लड़ते रहिए। कोर्ट ने अगर आपकी बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो कोई बात नहीं। इसलिए रस को भी आप तैयार करके चलें। ये रस जो है पिछली बार था, इस बार नहीं है सिलेबस में। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो इसमें वही है कि भाषा अधिगम है, अर्जन है, ठीक है, भाषा कौशल है, ये सब इसमें आ जाता है। ये इसमें भी आएगा, ये उसमें भी आएगा। उसमें संस्कृत में दे रखा होगा, इसमें हिंदी में दे रखा होगा, ठीक है। तो बल्कि क्वेश्चन तो इसमें हिंदी में ही देते हैं, सीटेट में संस्कृत में देते हैं, इसमें तो हिंदी में ही देते हैं। तो लगभग ये सेम ही होगा। इधर से भाषा विकास का अध्यापन कर लिया तो वो भी आपका सेम हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है हिंदी का हो गया। अब थोड़ा सा संस्कृत में देख लीजिए, ठीक है। सर्वनाम उधर भी था, इधर भी है, ठीक है। संज्ञाएं उधर भी थी, संज्ञा इधर भी है, लेकिन अंतर कितना है इधर संज्ञा सर्वनाम में। तो यहां देखिए अकारांत पुल्लिंग के रूप आएंगे, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द, यहां शब्द रूप आते हैं, यहां शब्द रूप आते हैं। उन रूपों को थोड़ा सा रटना होता है और बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी होती है। एक बार आपको बता देंगे, आपकी समझ में ऐसे आ जाएंगे और आप आराम से याद कर सकते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। तो अकारांत के जितने भी हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, एक आपको स्त्रीलिंग का याद करना, एक पुल्लिंग का, एक नपुंसकलिंग का, बाकी अकारांत सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फल नपुंसकलिंग में है, ठीक है। राम अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग, ये आपको याद करना है। उकारांत पुल्लिंग, ये याद करना है। ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इतने आपके शब्द रूप आएंगे। और उसके बाद सर्वनाम का, जैसे मान लिया अस्मद है, युष्मद है, ठीक है, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम जो इसमें होते हैं वही इसमें है, लेकिन उसका जो है अस्मद, ठीक है, युष्मद, यत, इदम, ये सब सर्वनाम इसमें है, तो उनके रूप आ जाते हैं। क्रियाएं आपकी इसमें आएंगी, क्रियाएं भी आराम से तैयार हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अव्यय आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अव्यय इधर भी आता है, इधर भी आता है। इधर के अव्यय थोड़े अलग संस्कृत में रहते हैं, इधर के हिंदी में रहते हैं। संधि समास सेम ही लगभग रहता है। इसके अलावा आप यहां देखिए क्या आएगा, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, नामों से परिचय आपको करना होगा, ठीक है। घर में, घर और परिवेश, परिवार, इनमें आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनके संस्कृत में थोड़े से नाम आपको बस ध्यान देना है। अब ये तो देखिए जो हमारे अध्यापक बंधु हैं वो 3 से 5 तक संस्कृत पढ़ाती हैं, उनमें सब कुछ नाम परिवेश की वस्तुओं के, घर पर सब वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो वहीं आप उठा के देख लें, आराम से तैयार हो जाएगा। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत नाम, ये भी आपको 3 से 5 तक की किताबों में मिल जाएगा संस्कृत के, ठीक है। संख्याएं जो हैं वो आपकी 1 से 100 तक ही लगभग पूछी जाती है, इससे ऊपर नहीं पूछी जाती है। संस्कृत में संख्या एक क्वेश्चन यहां से मिलता ही मिलता है। तो बहुत थोड़ा सा, एक ये मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में आपका एक क्वेश्चन क्लियर, कतई गलत नहीं होगा। लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। वचन,
वचन भी यहाँ जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। कारक, कारक आपके देखिए यहाँ से कारक प्रकरण है पूरा एक, और उसमें सूत्र हैं। ये थोड़ा सा तैयार करना महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। प्रत्याहार आपके, प्रत्याहार आपका वही माहेश्वर सूत्रों से फिर जो है प्रत्याहार बनते हैं, वो पूछे जाएंगे। माहेश्वर सूत्र आपके स्वर व्यंजन वर्णमाला हो गई। उसके बाद उपसर्ग, हिंदी जो संस्कृत वाली सब हिंदी में चली जाती हैं। प्रत्यय भी लगभग सेम ही रहते हैं, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी के अलग हैं, इसके अलग हैं। प्रत्यय उपसर्ग तो लगभग इधर की उठ के सारी पहुंच गई उधर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, तो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह के तो शब्द आप आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। विलोम शब्द ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, वाच्य परिवर्तन वही इसका संस्कृत में होगा, उधर हिंदी में होगा। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं, एक हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे रचनाओं की, उन्हीं में से आएगी, बाहर से कुछ भी नहीं आएगी। बाकी भाषा विकास का अध्ययन जो उधर है वही आपका इधर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सिलेबस हमारा 50% तो लगभग इससे लगभग मिलता ही जुलता है। तो बहुत ज्यादा आपको अलग तैयार करने की आवश्यकता नहीं। अगर इधर से तैयार करेंगे तो 50% इधर का तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी है। ठीक है, तो माता के लक्षण पुत्री में रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम आधे लक्षण तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जब जननी है, तो जब जननी आपने तैयार कर ली तो पुत्री में कम से कम आधी तो तैयार हो ही जाएगी। बाकी कुछ चीजें इसमें अलग हैं, वो आपको तैयार करना अलग से पड़ेगी। संधि है, संधि सेम है। ठीक है, संधि से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। समाज से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी लगभग सेम रहता है। ठीक है, थोड़े से इसमें हिंदी में कुछ शब्द अलग बढ़ जाते हैं समाज के, और इसमें जो है थोड़े शुद्ध शब्द होते हैं, इसमें थोड़े अशुद्ध मतलब तद्भव शब्द भी समाज में ले लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी जब हम आपकी तैयारी इसमें स्टार्ट कराएंगे, नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद हम आपकी तैयारी स्टार्ट करा देंगे। तो तैयारी जब स्टार्ट कराएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कि बहुत अच्छी आपकी हम तैयारी कराएंगे, और 60 क्वेश्चन इसके आएंगे। 60 में कम से कम मेरा टारगेट आपके 50 से 55 क्वेश्चन सही कराने का रहेगा। और इतना में अगर आप थोड़ी सी भी अगर ध्यान देंगे, वीडियो पे भी हमारी देखते रहेंगे, खाली वीडियो देखते रहेंगे, तब भी 50 से 55 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी आपके सही कराने की। क्योंकि संस्कृत का तो हम आपको इतना शॉर्ट सिलेबस देंगे, 10-11 पेज के हम नोट्स आपको दे देंगे। उन 10-11 पेज के सिलेबस से आपके ये 30 में कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब जो है कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। 27-28 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 29-30 भी हो सकते हैं। पिछली बार टेट के नोट्स हमने दिए थे, उसमें से हमारे 30 में 29 क्वेश्चन फंसे थे। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे 30 में 30 फंस जाएंगे भाई, 27, 28, 29 तक फंस सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और 29 हूबहू क्वेश्चन फंसे थे। मात्र 10-11 पेज के नोट्स दिए थे हमने। तो इसका हम बहुत शॉर्ट में आपको देंगे सिलेबस, बहुत शॉर्ट में इसका नोट्स देंगे हम आपको, और उसमें से पूरा का पूरा फंसने की गारंटी हमारी रहेगी। उतना आपने तैयार कर लिया, आपका क्लियर। ठीक है, यही यहाँ थोड़ा सा सिलेबस बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें भी जो हम आपको बताएंगे उसमें से लगभग 25-26 क्वेश्चन यहाँ भी फंसेंगे। उतना तैयार अगर आप कर लेंगे तो 25 अगर सपोज करिए यहाँ से आपके सही हो रहे हैं, 28 अगर आपके या 25 यहाँ से सही हो रहे हैं तो 50, 26 हो रहे हैं तो 52। ठीक है, तो 50 से 55 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है आपके सही कराने का। और इधर से ये मैं 100% आपके 50 से 55 क्वेश्चन सही कराऊंगा, जो कैंडिडेट संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेंगे उनके लिए। बाकी इंग्लिश टीचर आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। ठीक है।